सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। व्यूवर्स, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसे आज हम देखते हैं कि सिर्फ सिंध तक महदूद होकर रह गई, यानी एक सूबे तक महदूद होकर रह गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी अवामी सियासत को इसी के कुछ लोगों ने दफन करने का बाकायदा तहैया किया हुआ है। शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी मौजूदा क़यादत पर आज कई सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं और उनको मेरे ख्याल से गिनना नामुमकिन होगा। इन्फिनिट कह दूं तो बिल्कुल सही होगा। आज उसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रूहे रवां, आयद और बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी है जो हर साल मनाई जाती है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान की वो अहद साज शख्सियत हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए नाकाबिले फरामोश खिदमत अंजाम दी हैं। उनके कई एहसानात हैं इस कौम पर, यानी आप पर, मुझ पर, हम पर। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ही अपनी अनथक मेहनत और कोशिशों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उरूज बख्शा। पीपल्स पार्टी को आवाम की नुमाइंदा जमात भी बना दिया, मजदूर की जमात बनाया, हर तबके की जमात बनाया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पूरी ज़िंदगी ही नाज़रीन ज़रा सोचिए मुल्क की खातिर लड़ते हुए, मुल्क की खिदमत करते हुए गुजर गई। और बेशक हर हुकूमत में गलतियाँ होती हैं, कोई परफेक्ट नहीं होता, 100 में से 100 नहीं होता। हर हुकूमत आती है, गलतियाँ भी करती है, गलत फ़ैसले भी लेती है और हर हुकूमत पर गलत फ़ैसलों पर खुलकर तनकीद भी होती है। लेकिन हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या हुकूमत के अच्छे इक़दामात ऐसे होंगे जो उसके गलत फ़ैसलों पर हावी होते हुए दिखाई दें, तो फिर हमको हुकूमत के उन अच्छे कामों की बात पहले करनी चाहिए। बुरे कामों पे तनकीद अपनी जगह, लेकिन अच्छे कामों को भी हमें क्रेडिट देना चाहिए, मैं तारीफ़ करनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत आज तक की तमाम जमहूरी हुकूमतों से ज़्यादा बेहतर थी, यकीनी तौर पे, क्योंकि उनकी हुकूमत में पीपल्स पार्टी ने ख़ुद को अवाम की नुमाइंदा जमात साबित किया था। ये मैं उस पीपल्स पार्टी की बात कर रही हूँ। जी हाँ, पीपल्स पार्टी भी दो तरह की आपको नजर आएगी, एक वो जो भुट्टो की पार्टी थी और एक ये जिसका हशर नशर बिगाड़ के रख दिया भुट्टो के दामाद आसिफ अली जरदारी साहब ने। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के तालीम याफ्ता थे। सोचें यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना और वहाँ से डिग्री लेना कितनी बड़ी बात है। बैनुल-अक़वामी कानून के माहिर भी थे, कराची यूनिवर्सिटी में बैनुल-अक़वामी कानून पढ़ा रहे थे और अयूब खान साहब की काबीना में वो बतौर फॉरेन मिनिस्टर ने वज़ीर ख़ारिजा के तौर पे भी काम करते रहे, बड़े दबंग किस्म के वज़ीर ख़ारिजा थे। मुआहिदा ताशकंद आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। उसके बाद उनके अयूब खान साहब से इख्तलाफात कुछ पैदा होना शुरू हो गए, यानी चपकलिशें स्टार्ट हो गई, वो ताल्लुक़ पहले जैसा नहीं रहा। उसकी वजह से क्या हुआ, उनको जो एक ऑप्शन बचता है कि जब चपकलिशें स्टार्ट हुई, इख्तलाफात शुरू हुए, तो अयूब खान साहब से उन्हें अलहदगी इख्तियार करनी पड़ी, दोनों के रास्ते जुदा जुदा हो गए। उसके बाद उन्होंने एक नई सियासी पार्टी की बुनियाद रखी जिसका नाम, जिसे आज हम किस नाम से जानते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम से जानते हैं, यानी तीर वाली पार्टी। उस पार्टी का मंशूर बहुत तरक्की पसंदाना था। मैंने इस पार्टी नहीं बोला नाजरीन, उस पार्टी बोला। इसमें और उसमें कितना फ़र्क है ज़रा सोचिएगा। सिर्फ ज़ेर और पेश का फ़र्क नहीं है, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उस पीपल्स पार्टी की जो भुट्टो की पार्टी थी, और ये पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब के हाथ में है। और इस पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखाई देता है, क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। वो जो पीपल्स पार्टी थी, यानी भुट्टो की पीपल्स पार्टी, बहुत तरक्की पसंदाना थी, जो मुल्क के गरीब, मजदूर, हारी और कुचले हुए तबकात की आवाज़ बन गई थी। उसी मंशूर की बिना पर 1971 के पहले आम इंतखाबात में ऐसे गैर मामूली वाक़यात भी पेश हुए कि पीपल्स पार्टी के साइकिल सवार उम्मीदवार ने मुखालिफ पार्टी के जागीरदार और वडेरे को शिकस्त दे दी, जैसा कि कसूर में हुआ। अच्छा, कायदे अवाम का खिताब नाजरीन आपको पता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए ही बनाया गया था, इसलिए कि उनमें वो कायदाना सलाहियतें मौजूद थीं जिनकी बिना पर उन्होंने तमाम लीडरों को एक करके मुल्क को पहला मुत्तफ़िक़ा आइन दिया, यानी 1973 का आइन जो कि आज भी चल रहा है, उसमें अमेंडमेंट्स होती हैं और आइन वही है। इससे पहले दुनिया में पाकिस्तान को सरजमीन बेआइन कहा जाता था,
यानी आइन नहीं था हमारा। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने 1956 और 62 का आइन था, लेकिन उसको ये जो जमहूरी लोग हैं वो आइन नहीं मानते थे, लिहाजा 1973 का जो आइन था, जो भुट्टो साहब की काविश थी, जो आज तक चल रहा है, उनका गिफ्ट हम कहते तो गलत नहीं होगा, उस आइन को फिर प्रॉपर जमहूरी आइन या जो जमहूरियत का अलमबरदार टाइप के लोग होते हैं वो फिर मानते हैं कि हाँ ये जमहूरी आइन है। अच्छा, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने नई तालीमी पॉलिसीज़ भी तश्कील दी और मज़दूरों के मफादात को सामने रखते हुए ये तश्कील दी, और जो नई लेबर पॉलिसीज़ हैं वो उन्होंने बनाई अपने दौर में। और उन्हीं के दौर की अगर मैं बात करूँ तो मज़दूरों को जिद्दोजहद के लिए बाकायदा तौर पर तस्लीम किया गया था। उनकी अनथक जो मेहनत होती, बाकायदा मेहनत मज़दूर करते हैं ना, उसको एक्सेप्ट किया गया था, अप्रिशिएट किया गया था। और ये जो 1 मई का दिन आज भी हम लेबर डे के नाम से मनाते हैं, तो उसको लेबर डे डिक्लेयर करके आम तातील का ऐलान उसी दौर में किया गया था। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने नए मेडिकल कॉलेजेस कायम किए। वो चाहते थे कि मुल्क में डॉक्टर्स बने लोग बहुत ज़्यादा, और जनूबी पंजाब में इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर और ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, जिसका बड़ा मेरिट होता है, और ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान का भी क़याम भुट्टो साहब के हाथों में ही हुआ था। और वो एक ऐसे जमहूरी कायद थे नाज़रीन जिन्होंने अवाम को अपने हुकूक का शऊर दिया था। गरीब लोगों और हारियों को वडेरों और जागीरदारों के असर से बाहर निकालने में भुट्टो साहब का बड़ा किरदार था। आम आदमी को इज्जत नफ्स का मतलब समझाया था कि आखिर सेल्फ रिस्पेक्ट होती क्या है, और मुल्क की तारीख में पहली बार बेघर गरीब अफराद के लिए जो 5 मरले के छोटे रिहायशी घरों की स्कीम है ये शुरू की गई। जो लोग देहात में किसी ज़मींदार के अहाते में रहते थे उनको अपना घर मिलने पर जीने का एक नया हौसला यकीनी तौर पर मिला होगा। और मुल्क की तारीख में नाज़रीन पहली बार काश्तकारी के शोबे में भी बीज की फराहमी और सनती मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी सनती ताल्लुकात का कमीशन भी कायम किया गया था, और मजदूर की कम तनख्वाह का तयन किया गया था। गरीब और जो सफ़ेद पोश तबका है इसे रिलीफ देने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स भी कायम किए गए थे। मुल्क के गरीब और नादार अफराद को सस्ती और घर बैठे तालीम हासिल करने के लिए ओपन यूनिवर्सिटीज़ कायम की गई, जिसका नाम पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी था, और जो दुनिया में दूसरी जबकि एशिया की अपनी नौयत की पहली यूनिवर्सिटी है पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी, जिसका मैंने जिक्र किया, और इसका नाम बाद में जनरल ज़ियाउल हक ने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रख दिया, जिसके नाम से अब आजकल के जो लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, वो वाकिफ़ हैं। अच्छा, इस यूनिवर्सिटी से अब तक लाखों गरीब तालिब इल्म घर बैठे तालीम हासिल करके अपना रोज़गार कमा रहे हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो के हाथों में वो कशिश थी जो एक आम आदमी को उनकी जानिब बाकायदा खींच लेती थी। उनकी बावकार शख्सियत में वो एक सहर था, कहते हैं कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी, वो एक ऐसा सहर था जिससे कोई भी शख्स मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। अब हमने अपने होश में नहीं देखा, लेकिन तस्वीर में देखते हैं तो लिटरली बड़ी सहर अंगेज शख्सियत है, बड़ी कैरिज्मा है उनकी शख्सियत में, और आप देखते जाते हैं कि क्या शख्सियत थे ये। अच्छा, उनकी तकरीर बनावटी नहीं होती थी। जो मुझे सबसे अच्छी बात उनमें नज़र आती थी, फिलबदी बात करते थे। जैसे इमरान खान साहब में एक खूबी है कि वो फिलबदी बात करते हैं, चिट्टे रख के, नवाज शरीफ साहब की तरह, और कुछ हमारे जो पुराने लीडरान गुजर चुके हैं, वज़रा आज़म भी जिन्होंने वज़ारत उज़्मा का तख्त संभाले रखा, काफ़ी देर किया कुछ भी नहीं वज़ारत उज़्मा के नाम पर अपने जेबें भरने के अलावा। हमने देखा कुछ चिट्टे रख रख के बात करते थे, क्योंकि यहाँ पर शायद कुछ होता ही नहीं था, यहाँ पर कुछ नहीं होता था। दिल से निकली आवाज़ दिल को छूती है यकीनी तौर पे। तो भुट्टो साहब की दिल से निकली आवाज़ होती थी, लिखी हुई तकरीर नहीं होती थी, तभी सामने वाले के दिल को जाके लगती थी और सामने वाले के दिल को जाके छू लेती थी, और वो तकरीर याद करके नहीं आते थे, ये भी बड़ी खूबी थी। फिलबदी तकरीर करते थे, यानी जो उनकी फीलिंग्स होती थी उस जमे गफ़ीर को देखने के बाद वो अल्फाज का इजहार, अल्फाज का ख़जाना निकलता चला जाता था। अच्छा, उनके लहजे में आप कभी नोट कीजिएगा, अवाम के लिए दर्द भी था। आपको यूट्यूब पर वीडियोज़ नज़र आएंगी, कभी गौर कीजिएगा, अवाम के लिए बाकायदा एक दर्द, एक फीलिंग नज़र आएगी, आपको सुनाई देगी उनकी आवाज़ में। अवाम के मुस्तकबिल की फ़िक्र भी दिखाई देगी, अवाम की खिदमत की लगन थी। इसलिए जुल्फिकार अली भुट्टो ने जहाँ भी तकरीर की वहाँ अवाम का एक समंदर इकट्ठा हो जाता था, जिसे हम आम अल्फाज में क्या कहते थे, जमे गफ़ीर। अब तो बस कुछ भी नहीं होता तो कह दिया जाता है ये जमे गफ़ीर था। सपोर्टर्स आपको देखें, आप सोशल मीडिया पे कह रहे होते कि हमारे कायद का जलसा था और देखें कितना जमे गफ़ीर था। बेसिकली वो जमे गफ़ीर नहीं होता है, तसल्ली देते हैं, लेकिन जमे गफ़ीर जो होता था, जिसको हम समंदर कहते हैं अवाम का, वो वाकई भुट्टो साहब के जलसों में नज़र आता था। आपको दिखाते हैं उनकी तकरीर का एक क्लिप, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा। इस पे तो कहना बनता है भुट्टो साहब ये चीज़ देखें आप दुनिया में नहीं है। ये तो सही कहते हैं, भुट्टो आज भी जिंदा है, लेकिन पीपल्स पार्टी शायद वो जिंदा नहीं रही जो भुट्टो की पीपल्स पार्टी थी। तो ये चीज़ हम आज भी आपको याद करते हैं। ये था वो जज्बा, ये थी वो पुरवकार और सहर अंगेज शख्सियत, ये थी नाजरीन वो गुफ्तगू। आप एक एक लफ्ज़ से अग्री करेंगे क्योंकि आपने क्लिप सुना, अपने कानों से सुना। ये कोई याद की हुई तकरीर नहीं थी,
बल्कि जुल्फिकार भुट्टो के वो जज्बात थे जो अल्फाज की शक्ल में ढलकर अवाम को सुनाई दे रहे थे और जज्बा हुब्बुल वतनी से, जज्बा एहसार और कुर्बानी से सरशार भी कर रहे थे। ये देखें जमे गफीर, अभी ये देखें, आप देख रहे हैं साथ साथ फुटेज चल रही है। जमे गफीर ये होता है, जमे गफीर। मैं नए सियासतदानों को बताना चाहूंगी कि जिसको आप जमे गफीर कहते हैं, सॉरी टू से जमे गफीर नाम की इंसल्ट ना किया करें। ये जो जमे गफीर लफ्ज है इसकी आप लोग इंसल्ट कर देते हैं। तजरील है कि आप कहते थे जमे गफीर, समंदर उमड़ आया। ये था समंदर जो भुट्टो साहब को देखने के लिए, सुनने के लिए उमड़ आता था, क्योंकि दिल से निकलती थी आवाज। चिट की मोहताज नहीं होती थी आवाज, अल्फाज की मोहताज नहीं होती थी आवाज। वो जो आवाज थे, वो जो अल्फाज थे, वो उनके एक्सप्रेशन थे। और एक्सप्रेशन कैसे आते हैं फेस पे, अल्फाज की फॉर्म में कैसे बाहर आते हैं? दिल से आते हैं, महसूस करके आते हैं। किसी की तकलीफ को महसूस करने के बाद वो जो दर्द होता है, वो जो एक्सपीरियंस होता है, वो जो तजर्बा होता है, वो जो आपके अपने मुशाहिदात होते हैं, जो आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन होती है, वो फिर बाहर निकलती है अल्फाज की फॉर्म में। और अल्फाज में तासीर सबके नहीं होती, तासीर भी अल्लाह ताला ने किसी किसी के अल्फाज में रखी है, याद रखिएगा। और भुट्टो के अल्फाज में तासीर थी। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की इस कौम के लिए एक और जो बड़ी काविश है नाजरीन, वो है 1974 में होने वाली दूसरी इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस। उन्होंने मुल्क को एटमी ताकत बनाने के लिए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को मुल्क में खुशामदीद कहा। और जब भारत ने, आपको याद होगा, एटमी धमाका किया था तो उन्होंने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बॉम्ब जरूर बनाएंगे। फ्रांस से एटमी जो रीप्रोसेसिंग प्लांट था, एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट फ्रांस से लेने का मुआहदा किया। और मुल्क की तारीख में अगर मैं बात करूं कि पहली बार कौमी शनाख्ती कार्ड का आगाज़ हुआ तो वो भी तब हुआ। और एक वक्त आया कि जब भुट्टो हयात नहीं थे, भुट्टो दुनिया में नहीं थे, मगर उनके ये अल्फाज ज़रूर रंग लाए और पाकिस्तान ने खुद को एटमी ताकत के तौर पर मनवा ही लिया। लेकिन कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, स्टार्ट कहाँ से आया, किसने किया स्टार्ट, ये आइडिया किसका था? ये क्रेडिट भुट्टो साहब को जाता है। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की बातें सिर्फ बातें नहीं थी, उनके दावे सिर्फ खर्च नहीं थे, यानी दावे सिर्फ दावे नहीं थे, बातें सिर्फ बातें नहीं थी, बल्कि उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। कहते हैं ना, मैन ऑफ हिज वर्ड्स, कि बोला और करके दिखाया। सिर्फ ये लफ्जी जमा खर्च नहीं था कि हमने बस कह दिया, ज़बानी जमा खर्च नहीं, जो कहा वो किया, जो नहीं कर सके वो कहा भी नहीं। मकबूजा कश्मीर के हल के लिए जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने गैर मामूली कोशिशें की और अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी शोला बयानी से जिस तरह जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने कश्मीर के मसले को उजागर किया, कोई और लीडर आज तक, मैं कह रही हूँ आज तक, 2019 है, आज तक नहीं कर सका। याद करें ना, मौलाना फजलुर रहमान साहब कश्मीर कमेटी के चेयरपर्सन बन के बैठे रहते थे, क्या किया इतने साल? कुछ भी नहीं किया। वजीर के लेवल की मरात ली, इंजॉय किया, पैसे को इंजॉय किया, मरात को इंजॉय किया, रहाइश को इंजॉय किया, और कुछ नहीं किया। 5 फरवरी को हम यौम कश्मीर मनाते हैं और 5 फरवरी को यौम कश्मीर के तौर पर जो मुख्तस करना और शिमला मुआहिदा जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के ही अजीम कारनामों में शामिल होते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब, आप भी कुछ करते तो आपके जीते जी हम आपको क्रेडिट देते, लेकिन आप लोगों के नसीब में नहीं शायद तारीफ सुनना। अच्छा, मकबूजा कश्मीर पर उनकी तकरीर का एक क्लिप है हमारे पास, रज़ा ज़रा ये क्लिप नाजरीन को सुनाइएगा, क्या जज्बात थे उनके कश्मीर के हवाले से, हम नाजरीन के साथ शेयर करते हैं। ये थे एक बड़ी जमहूरी सियासी जमात के बहुत बड़े लीडर, बानी कायद, इनका मकबूजा कश्मीर पर मौक़िफ़ देखा आपने, कितना दो टोक रहा। कोई डिप्लोमेसी करते दिखाई नहीं दे रहे, मुनाफिकत करते दिखाई नहीं दे रहे कि इधर की बात कर लें आधी और इधर की बात कर लें, आधे लोगों को मुतमईन यहाँ कर दे, आधे को नहीं। एक दो टोक मौक़िफ़ जो कि खरे बंदे की निशानी होता है कि सीधी बात करता है और बात पे कायम रहता है। आज हम पीपल्स पार्टी को सिंध में देखते हैं, विफाकी लेवल की पार्टी को विफाक से डिमोशन के बाद एक सूबे की हद तक महदूद देखते हैं। सूबे में भी लोग इतने नालायक कि शायद वो सिंध से भी आउट कर देंगे जल्द अज जल्द। सिर्फ सिंध की सियासत करता हम पीपल्स पार्टी को क्यों देखते हैं? सिंध में भी अगर पीपल्स पार्टी जिंदा है तो उसकी वजह क्या है? आप सब जानते हैं, यकीनी तौर पे सही समझा आपने कि मैं क्या कहने जा रही हूँ। उसकी वजह है जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, क्योंकि भुट्टो जिंदा है के नाम पे तो सिंध से भी वोट मिला, वरना वहां से भी वोट ना मिलता। शुक्र अदा करें आप जरदारी साहब, बिलावल साहब, आप तमाम लोग, ये आप लोग शुक्र अदा करें कि भुट्टो साहब इतना काम करके चले गए कि आपकी आने वाली नस्लें भी भुट्टो के नाम पे वोट ले रही हैं। लेकिन कब तक? अब आप लोगों को कब तक पागल बनाएंगे? लोग तो कहेंगे ना कि भुट्टो साहब जैसे बन के दिखाओ, फिर वोट मिलेगा, सिर्फ नाम पे वोट मिलेगा, काम है नहीं, नाम पे वोट लेते चले जा रहे हैं। भुट्टो वाले काम भी करो ना, फिर आपको वोट भी मिल जाएगा। सिंध में आज भी पीपल्स पार्टी ने काम के नाम पर 10 सालों में कुछ नहीं किया, और आप लोग अग्री करेंगे मेरे एक एक लफ्ज से नाजरीन। लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का नाम भरपूर कैश भी करवाया है। सिंधी भाइयों, आप लोग अगर सुन रहे हैं तो बताएं क्या मैं गलत कह रही हूँ? कैश करवा रहे हैं ना, और बहुत से लोग मासूम अभी भी भुट्टो साहब के नाम पे
वोट दिए चले जा रहे हैं। इनसे ये तो पूछा करें कि भुट्टो साहब के नाम पे वोट तो ले लिया, अब भुट्टो वाले काम तो करके दिखाओ हमें। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के दौर में हुकूमत में यकीनन कुछ गलतियां भी हुई होंगी, जैसे कि मैंने पहले कहा कि कोई भी 100 में से 100 परफेक्ट नहीं होता। मेरे में बहुत सी गलतियां होंगी, ऐब होंगे, आप में बहुत से ऐब होंगे, लेकिन कुछ अच्छाइयां भी होंगी। सबसे बड़ी बात नीयत तो अच्छी होनी चाहिए ना। आप इंटेंशनली तो कुछ गलत ना करें मुल्क के साथ, नीयत तो अपनी अच्छी रखें, उसके बाद जो अच्छा होगा वो अच्छा हो जाएगा आपके हाथ से। जो बुरी गलतियां लिखी होंगी वो होती चली जाएंगी, लेकिन नियतन फ्रॉड ना करें, नियतन करप्शन ना करें। जो गलतियां हो रही हैं आपसे अनइंटेंशनली वो होती चली जाएं, चले उसकी कोई मसला नहीं, लेकिन जो नियतन आप लोग जानबूझ के गलत करते हैं पाकिस्तान के ख़जाने के साथ, पाकिस्तान की मईशत के साथ, पाकिस्तान के तालीमी इदारों के साथ, पाकिस्तान में आपने अवाम के साथ क्या किया, ऐसी गलतियों की फिर कोई माफ़ी नहीं होती है। अच्छा, उनकी हुकूमत हमने देखा कि कुछ गलतियां हुई होंगी, जितना हमने किताबों में भी पढ़ा, जिनमें उनके इदारों को कौमी तहवील में लेने की पॉलिसी ने मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान भी पहुंचाया। जहां हम अच्छी बातें करें, हम बुरी बात भी आपको बताएंगे, हम बिल्कुल बैलेंस्ड बात करेंगे। सनतों को कौमी तहवील में लेकर हमने देखा कि ऐसे अफराद के हवाले किया गया, जो हमने पढ़ा हिस्ट्री में, जो हमें बातें पता चली, जिससे हमने देखा वो खसारे में चले गए थे। तालीमी इदारों की अगर बात करें तो तालीमी इदारे भी हुकूमती तहवील में लिए गए। FC कॉलेज लाहौर जैसे इदारे को भी नहीं छोड़ा गया। FC कॉलेज लाहौर के तमाम लोग जानते हैं। एयरलाइन को कौमी तहवील में लेकर PIA बना दिया गया। और PIA आपको पता है क्या हम नारा लगाते हैं PIA के लिए, क्या स्लोगन, कि बाकमाल लोग और लाजवाब सर्विस, बाकी बड़े बाकमाल और बहुत ही लाजवाब सर्विस, जिससे वो मुसलसल हम देखते हैं कि खसारे में जाती दिखाई थी। लेकिन मजमूई तौर पर जब हम ये देखते हैं तो वो शख्स हमें आसमान की बुलंदियों पर ही नज़र आता है। बरे आज़म एशिया में अभी तक उनके पाए का लीडर, कायद आज़म के बाद, पहले तो कायद आज़म, उनके बाद की बात करें कि इनके पाए का लीडर हमें कायद आज़म साहब के बाद नज़र नहीं आया, और वो एक दूर अंदेश सियासी लीडर भी कंसिडर होते थे और आज तक होते हैं। चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात का क़याम उनका सुनहरी कारनामा था, जिसका जिक्र आज हम करना नहीं भूलेंगे, और जिसके सम्राट आज की हुकूमतें भी हमें अपने खाते में डालती नज़र आती हैं। अच्छा, सबसे मज़े की चीज़ इन सियासतदानों की जो मुझे लगती है बहुत फ़नी, क्या करते हैं कि दूसरे के क्रेडिट बड़े आराम से अपने ऊपर ले रहे होते हैं, ढीठ बन के। डिटाई की भी ना कोई आखिरी फॉर्म अगर होगी ना, कोई पीक लेवल, वो ये होगा कि किसी के काम का क्रेडिट आप लोग इतनी डिटाई से, इतने कॉन्फिडेंस से अपने ऊपर लेते हुए दिखाई देते, तो उसके लिए कॉन्फिडेंस का वर्ड यूज़ नहीं होगा, उसके लिए बेशर्मी का लफ्ज़ यूज़ होगा, बेहयाई का लफ्ज़ यूज़ होगा। अच्छा, अब भी हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे काम उन्होंने किए जिसके सम्राट आज की हुकूमतें अपने खाते में डालती दिखाई देती हैं। अरब ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात का क़याम भी भुट्टो साहब का कारनामा था, जिसकी वजह से बहुत भारी तादाद में हमने देखा कि अफरादी कुव्वत को उन मुल्कों में रोज़गार के मौके भी मुयस्सर आए। अगर वो ज़िंदा रहते तो आज पाकिस्तान एशिया का ताकतवर तरीन मुल्क यकीनी तौर पे बन चुका होता। ये तो उनके मुखालिफिन भी शायद अग्री करेंगे कि इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये वो शख्सियत हैं भुट्टो साहब जो खरी बात करने के आदी थे, दो टोक बात। तो मैंने पहले कहा, जो सच्चा बंदा होता है ना, वो सीधी बात करता है, या वो वाइट होता है या वो ब्लैक होता है, दरमियान में नहीं होता। मुनाफिक की निशानी है कि दरमियान में रहते हैं, यानी इधर वालों को भी खुश रखता है, उधर वालों को खुश रखता है, लेकिन एंड में बड़ा जलील होता है, याद रखिएगा, क्योंकि कोई भी पागल नहीं होता। इधर वाले उधर वाले एंड में मिल जाते हैं, और दरमियान में जो उनके साथ खेल रहा होता है, मुनाफिकत कर रहा होता है, ऐसा बंदा पिट जाता है और जलील हो जाता है। हक बात सुनने के ख्वाहिशमंद थे भुट्टो साहब, तभी आज हम उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। दुनिया से गए उनको इतने साल हो गए, लेकिन आज भी हम क्यों याद करें? जितने भी ज़िंदा लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा ये लम्हा फ़िक्र है। सोचिए कि ज़िंदा लोगों को हम याद नहीं करते, उनको हम क्रेडिट नहीं देते, लेकिन उस शख्स को हम याद करें क्योंकि वो हक बात सुनने के ख्वाहिशमंद थे। उनकी अक़वाम मुत्तहिदा में की गई तकरीर किसे याद नहीं होगी? पाकिस्तान के क़याम को सिर्फ 20 साल हुए थे, और हमने देखा कि उन्होंने तकरीर की, और पाकिस्तान मुआशी दिफाई तौर पर इतना मुस्तहकम भी नहीं था, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने हक बात कहने का जो अंदाज़ इख्तियार किया, वो आज भी 7 डिकेड्स के बाद भी, पाकिस्तान को बने हुए 7 डिकेड्स से ऊपर कर्सा हो गया, आज भी कोई इस तरह बात नहीं कर सकता। ये क्लिप ज़रा चलाइएगा। यही कहूँगी कि इतनी हिम्मत का मुजाहिरा सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा लीडर ही कर सकता था। और उस वक्त में जब पाकिस्तान को बने हुए 7 डिकेड्स नहीं होते, सिर्फ 2 दहाइयाँ हुई थीं, या फिर उनकी बेटी शहीद बेनज़ीर भुट्टो कर सकती थी, वरना उनके बाद तो आज तक जिस पीपल्स पार्टी को मैंने अपने होश में देखा, वो तो सिंध में अपनी हुकूमत को जो 10 साल से है उसे जस्टिफाई ही नहीं कर सकी। आसिफ अली जरदारी ने अपने 5 साल में कौमी ख़जाने और मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया, उसकी मिसाल आपको दूर दूर तक कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन भुट्टो का जो अवामी अंदाज था, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती है। देखिए ज़रा ये अगला क्लिप।
देखा आपने नाज़रीन कि अवामी शख्स कौन होता है। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो अवामी शख्स पता क्यों थे? क्योंकि अवाम इनको सुनने के लिए वहाँ पे जमे गफ़ीर की सूरत में पहुँचती हुई दिखाई देती थी। इनको देखने के लिए, इनका एक एक लफ्ज़ सुनने के लिए अवाम वहाँ पे खड़ी होती थी, तभी तो ये अवामी थे। आप जैसे सियासतदान जो कि इनके नाम पे वोट लेते हैं, मैं पीपल्स पार्टी के लोगों से मुखातिब हूँ, आप जैसे जो लोग हैं वो कभी भी अवामी नहीं बन सकते, क्योंकि ना आपको अवाम की कोई फ़िक्र है, आपको सिर्फ अपनी जेबें गर्म करने की फ़िक्र है। आपने अवाम के लिए तालीमी सतह पर क्या किया, सबके सामने है। आपने अवाम के लिए क्या हॉस्पिटल्स बनवाए, सबके सामने। आपने अवाम के लिए किया क्या, कौन सी स्ट्रगल की, अपने आपके अकाउंट्स के बड़े मामलात निकल आए। फिर जब आपकी दुम पे पाँव रखा जाता है, जब आपसे करप्शन की दास्तानों का बैकग्राउंड पूछा जाता है और पूछा जाता है कि आखिर क्या वजह है कि इतने ज़्यादा आपके जो अकाउंट्स और इतने मामलात, तो फिर आप लोगों की चीखें निकल जाती हैं। फिर आप लोगों को रियासती इदारों के खिलाफ भड़काने पर आ जाते हैं। बहुत ही चालाक लोग हैं, तब भी अपनी गलती नहीं मानते, तब भी कहते हैं कि वो कहते हैं ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये वाली एग्जांपल आप लोगों पे फिट बैठती है। और इस भुट्टो के नाम पे आप लोग आज तक वोट लेते हैं। एक वक्त आएगा, अभी तो विफाक से सिंध तक है ना, और सिंध आपको भुट्टो के नाम पे वोट दे रहा है, लेकिन एक टाइम आएगा कि सिंधी भी कहेंगे, जब आप भुट्टो का नाम अपनी ज़बान से अदा करेंगे, सिंधी कहेंगे बस बस ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान। नाज़रीन, इस वक्त जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है वो आप सबके सामने है। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि वो इस वक्त मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। असद उमर साहब की जब भी आप तकरीर सुनते हैं तो आपको पता चल जाता है कि बहुत कोशिश कर रहे हैं और बड़े दिल से कोशिश कर रहे हैं। एक खबर के मुताबिक वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब ने कहा कि अदायगियों के तवाज़ुन के लिए, अदायगियों का जो तवाज़ुन है उसके लिए दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन दिवालिया होने का है और जबकि दूसरा ऑप्शन ये है कि IMF का प्रोग्राम लेने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो IMF का प्रोग्राम लेने का अगर दिवालिया होते हैं तो पाकिस्तानी रुपए की जो कदर है वो बहुत कम हो जाएगी और मुल्क में सरमायाकारी भी यकीनी तौर पे इफेक्ट होगी, मुतासर होगी। जबकि हम IMF के पास जाकर इस्लाहात लाएंगे। और असद उमर साहब ने ये इरादा भी जाहिर किया कि हुकूमत की कोशिश होगी कि कमज़ोर तबके पर कोई बोझ ना डाला जाए। अच्छा, ये आगे चलते हैं। ये तमाम जो बातें हैं अपनी जगह, लेकिन नाज़रीन मैंने कल के प्रोग्राम में भी कहा था, आपने सुना होगा कि हुकूमत को हर बयान सोच समझ कर देना होगा। सोचे समझे बगैर जो बातें करें यही तो गले पड़ रही हैं, क्योंकि मुखालिफिन और अपोजिशन आपकी किसी गलती को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। वो छोटे छोटे लूज बॉल्स को पकड़ रही हैं और शायद करना भी नहीं चाहिए। अपोजिशन, अच्छी अपोजिशन वही होती है, बाकिरदार अपोजिशन वो होती है जो अपनी कुर्सी के साथ इंसाफ करती है। कुर्सी के साथ इंसाफ ये कि एक गलती को पकड़ें और पूछें भाई साहब ये कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और कैसे करेंगे आप, वरना अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप फ्रेंडली अपोजिशन कहलवाएंगे, यानी आप अपनी कुर्सी के साथ, अपोजिशन की कुर्सी के साथ इंसाफ नहीं करें। अच्छा, अब आपकी अगर मैं बात करूँ, आप ही ने तो वादा किया था ना कि हम खुदकुशी कर लेंगे, क्या कहते थे, खुदकुशी कर लेंगे लेकिन IMF के पास नहीं जाएंगे। किन्हीं तौर पे आपको अपने अल्फाज याद होंगे, नहीं याद तो कोई बात नहीं, प्रोग्राम में रोज़ाना याद करवाएंगे। तो फिर इसी तरह के बयानात आपको नहीं देने चाहिए थे ना, जो बाद में आप लोगों के लिए मुश्किलात का बायस बन रहे हैं, आपके गले में पड़ रहे हैं और आपके मुखालिफिन के पास मौका है आप लोगों को जवाब देने का। आपके अपने अल्फाज, यानी मुखालिफिन की ज़बान जो हमने देखते हैं कि उनके जो अल्फाज निकलते हैं मुँह से, उनके मुँह में अल्फाज डालने वाले कौन है? आप लोगों ने वक्त से पहले इतने दावे कर दिए, इतने वादे कर दिए, हम यहाँ नहीं जाएंगे। IMF के बारे में क्या आप लोगों के ख्यालात होते थे? अब जब जाना पड़े तो फिर मुखालिफिन क्यों ना बात करें? क्या ये आपके अपने डाले हुए अल्फाज नहीं उनके मुंह में जो वो अदा करें अपनी ज़बान से? तो फिर गिला कैसा, शिकायत कैसी, शिकवा कैसा? अब सुने, हज़म करें, बर्दाश्त करें। अच्छा, मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, उन्होंने एहतसाब अदालत में जब वो पेश हुए उस मौके पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और आपको पता है वो मीडिया से गुफ्तगू करते हैं तो फिर दिल खोल के बातें करते हैं। तो ख्वाजा साहब का ज़रा क्लिप चलाइएगा रज़ा जी। तो देखा भी आपने, सुना भी आपने कि साद रफ़ीक साहब क्या कुछ कह रहे थे। कुछ बातें तो बिल्कुल सही रहे थे और किसने मजबूर किया बातें कहने पे? आप लोगों ने। और जिस तरह असद उमर साहब आप जिस तरह की बातें करते, जब आप आए थे ज़रा आप गौर से सुनिएगा, हमें लगता था कि इतना कॉम्पिटेंट बंदा, मैं खुद परेशान होती थी, अपने घर वालों से डिस्कस करती थी, अरे ये तो बड़ा कॉम्पिटेंट वज़ीर ख़जाना आने वाला है, ये फाइनेंस मिनिस्टर पता नहीं क्या होगा पाकिस्तान की तारीख में। शायद मैंने अपने होश में इतना बड़ा फाइनेंस मिनिस्टर नहीं देखा होगा, क्योंकि नक्शा ही ऐसा खींचा गया ना, हमें दिखाया गया कि जो फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर पता नहीं कौन है, लाखों में सैलरी लेते थे, फिर पाकिस्तान के लिए सोचा, सियासत में आने का सोचा और बल्ले वालों के को ज्वाइन करने का सोचा, PTI में आ गए, इतने
इतने लाखों की सैलरी को टांग मार के आगे, पाँव मार के आगे और यहाँ पर आगे, फिर पता नहीं जब भी आएंगे तो पता नहीं क्या कुछ करेंगे। जाहिर बात इतनी स्ट्रगल होती है तो फिर होमवर्क भी होता है, आप रोजाना सोचते हैं। मैं प्रोग्राम से जाने के बाद, बिल्कुल मैं सच्ची बात आपके साथ शेयर करूंगी, मैं जाने के बाद सोचती हूँ अपने प्रोड्यूसर रजा से भी अक्सर मैं फोन पे बात कि रजा कल हम क्या करेंगे, कल देखते ही करना है वो करना है। आप अपने काम में इंटरेस्ट लेते हैं ना, आप कल के बारे में भी सोचते हैं। हम तो एक प्रोग्राम कर रहे हैं, आप पाकिस्तान चला रहे हैं, पूरा मुल्क चला रहे हैं, लेकिन पूरे मुल्क के बारे में जब आपने कुछ नहीं सोचा, कोई होमवर्क नहीं किया, तो फिर सब्ज बाग क्यों दिखाए थे ये बता दें, इतने बड़े बड़े ख्वाब क्यों दिखाए थे ये बता दें। आप लोगों के साथ ना यही होना चाहिए था जो साद रफीक साहब कर रहे थे। साद रफीक साहब की मैंने आज तक तारीफ नहीं की, लेकिन आज सही कहती हूँ, सही कर रहे हैं। साद रफीक साहब ने सही बातें की हैं। आपको कोई तो बताए कि क्या कर रहे हैं आप, क्या नहीं किया था, क्या किया था, कौन सा होमवर्क नहीं किया था, फिर ख्वाब क्यों दिखाए जब प्लानिंग की कुछ नहीं थी, जीरो आइडियाज थे, यू टर्न पे यू टर्न जो कहते रहे, बिल्कुल अपोजिट चीजें करते रहे, बिल्कुल एंटाई, बिल्कुल बरक्स। समझ नहीं आ रही आप लोगों की कि आप लोग इतने महीने से कर क्या रहे हैं और इतने सालों की स्ट्रगल क्या थी। वो सिर्फ ये ख्वाब था कि हम मिनिस्टर बन जाएं, नाम क्या कि मिनिस्टर आ जाए, मेंबर नेशनल असेंबली बन जाएं, किसी तरह एक टाका हो हमारा कि बाहर जा रहे हैं, मिनिस्टर साहब जा रहे हैं, लोग सैल्यूट करें। सैल्यूट नहीं करेंगे जब इस तरह के देंगे ना असद उमर साहब, तो कोई आपको सैल्यूट नहीं करेगा। लोग पूछेंगे और सॉरी टू से लोग कॉलर पकड़ने पर आ जाते हैं। अवाम में इतना गमो गुस्सा पाया जाता है। हर बंदा लिटरेट नहीं होता, पढ़ा लिखा नहीं होता, एजुकेटेड नहीं होता। वो बेचारे जो लोग हैं वो अपने गमो गुस्से का इजहार किसी भी तरह कर सकते हैं जब बाहर निकलेंगे, क्योंकि आपने हुकूमत में आने से पहले जो बातें की थी उनमें से कुछ भी पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। वेरी सॉरी टू से। अभी अवाम पेट्रोल की कीमत का गम नहीं संभाल पाई कि हुकूमत ने बिजली की कीमत भी बढ़ा दी। ज़राए क्या कहते हैं जी कि नेपरा ने बिजली की कीमत में 81 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी है। अब सुने नाजरीन, बिजली की कीमतों में इजाफा फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया था और इस फैसले से सार्फिन पर 5 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ भी पड़ेगा। तो नाज़रीन, क्या ये थी तब्दीली? क्या इस तब्दीली के लिए वोट दिया था? क्या ये थे दावे जो ये बताते थे, ये चीज़ बताते थे, ये था नया पाकिस्तान जो हमें अभी नजर आ रहा है? तो फिर बड़ा आप इंजॉय कर रहे होंगे नए पाकिस्तान में। क्या ये है तब्दीली असद उमर साहब? क्या ये है तब्दीली? मैं पीटीआई के तमाम लोगों से पूछती हूँ, खान साहब ये थी तब्दीली जो हमें अब नजर आ रही है? आगे शायद नजर आ जाए, वो विश किया आ जाए, क्योंकि आपकी नीयत खराब नहीं है, लेकिन नीयत की बेसिस पे हम कब तक ऐसे बयानात बर्दाश्त करते रहे? सिर्फ एक नीयत अच्छी है, नीयत अच्छी है, नीयत अच्छी है, लेकिन वाकई साद रफीक साहब ने कहा कि कोई वजीर खजाना ऐसे कहता है कि मुल्क दिवालिया होने वाला है। ऐसी बातें कौन करता है? ऐसी बातें तो सागदार भी नहीं करते होंगे। बहुत गिले हैं मेरे सागदार साहब से, लेकिन असद उमर साहब सॉरी टू से आपने बहुत ज़्यादा मायूस करना शुरू कर दिया। अभी से आगे पता नहीं क्या होगा, अब सोचने को भी दिल नहीं चाहता। क्या ये है तब्दीली इमरान खान साहब? आपसे हम पूछते हैं, क्या ये थे कॉम्पिटेंट असद उमर साहब जिनकी तारीफें करते हुए आप नहीं थकते थे? आप कहते थे कि असद उमर साहब, मैंने तो आपके मुंह से सुना था ना, मुझे तो नहीं पता था असद उमर साहब कौन है, मुझे नहीं पता कहाँ जॉब करते थे, लेकिन हमने आपसे सुना था कि असद उमर साहब बड़े कॉम्पिटेंट है, असद उमर साहब आएंगे तो तारीख में ऐसा कोई फाइनेंस मिनिस्टर नहीं आया होगा। अब बताएं ना, जो आपने नक्शा खींचा था, अब तो आपको खुद समझ नहीं आते, खुद कहते होंगे कि असद उमर साहब क्या कर रहे हैं आप? मुझे पूरा यकीन है कि आप कहते होंगे केले में बैठ के कि असद उमर साहब क्या कर रहे हो, मैनू क्यों शर्मिंदा करा रहे हो तुसीं आवाम दे सामने? ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ नक्शा खिंचिया सी वो दिखाई नहीं दे रहा, सानू बिल्कुल अपोजिट नज़र आ रहा है। और नाज़रीन, इस तमाम मामले पर ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि मुल्क में मौजूद पढ़े लिखे अफराद और माहिर माशियात भी तनकीद करते दिखाई देते हैं। और तनकीद तो होगी, ज़ाहिर बात है, आप खुद मौका दे रहे हैं, क्योंकि आपने इलेक्शन से पहले वादे किए थे। क्या वादे किए थे? ज़रा क्लिप चलाइएगा रज़ा। खान साहब बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही कि क्या इसी पाकिस्तान में खड़े होकर बातें की थी, ये नया पाकिस्तान था, यही तब्दीली थी जो आप कहते थे कि होगी। और आपके ये बातें सुनने के बाद अब आप खुद सोचें, आप खुद कहते होंगे कि अब बनता है इनका तनकीद करना। एंकर्स भी क्या करें, रिपोर्टर्स क्या करें, एनालिस्ट क्या करें, अवाम क्या करे? अब तनकीद तो बनती ना, तो आप खुद कहते होंगे जस्टिफाइड है। अपने घर में बैठ के कहते होंगे कि वाकई भी इनका बोलना बनता है, क्योंकि जो हमने कहा था बिल्कुल बरक्स नजर आ रहा है। कोई बंदा क्या करे ना, जो बिल्कुल जस्टिफाइड सब भी बात करेगा, बिल्कुल सही सच्ची बात करेगा, खरी बात करेगा, वो तो फिर आपसे पूछेगा कि खान साहब आपने तो क्या क्या वादे किए थे, क्या क्या दावे किए थे, पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे। और गरीबों आपको बहुत बहुत मुबारक हो, गरीबों के बारे में कहा गरीब ऊपर आएगा। तो तमाम पाकिस्तान के गरीबों को आज मैं इस प्लेटफॉर्म से मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आप तमाम लोग इन 8-9 महीने में ऊपर आ गए। बहुत एंजॉय कर रहे होंगे आप, सुबह में आपको 4-4 अंडे मिलते होंगे नाश्ते में, और ताज़ा दूध आप एंजॉय करते होंगे, खालिस दूध मलाइयों वाला। इसके बाद दोपहर में आप मटन खाते होंगे रोजाना गरीब लोग, क्योंकि तब्दीली की गवर्नमेंट आ चुकी है, तब्दीली की हवा चल पड़ी है। और रात में भी आप लोग बीफ से कम डिनर नहीं करते होंगे। चलो मुर्गी तो नसीब होती होगी ना आपको, पहले लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं था, वहाँ पर तो आपको दाल रोटी भी नहीं मिलती थी। और अब आप सोचें ज़रा इनके और क्या कहना था, ये मैं क्या बोलूँ। अच्छा, आपको ये अगला क्लिप दिखाते हैं जी, माहिर मुआशियात हैं डॉक्टर अशफाक हसन साहब, वो क्या कहते हैं कि अगर IMF के पास चले जाएंगे तो हमारी मईशत कहाँ तक पहुँचेगी। ज़रा क्लिप चलाइएगा रज़ा।
اس پہ میرے خیال سے مجھے تجزیہ دینے کی ضرورت نہیں. انہوں نے بڑے پیارے انداز میں کہا کہ کہاں سے بنائیں گے, کیسے, تو جو کہاں سے بنائیں گے فکرہ اٹ سیلف بہت بڑا انالیسز ہے, اور ان کے ایکسپریشنز آپ نے دیکھے ہوں گے, سب کچھ آپ کو نظر آ گیا ہوگا کہ کتنا نقصان ہوگا. اور اب آج کی آخری بات, میرے لفظ چرانے والوں, میرے لفظ چرانے والوں, میرا درد کہاں سے لاؤ گے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ. اپنا خیال رکھے گا, دعاؤں میں یاد رکھے گا. اللہ نے کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.